उस टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था और अभी का जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें क्या डिफरेंस आ गया है? अभी के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा लगता है कि बच्चों पे लोड ज़्यादा दिया जा रहा है। उनको प्रैक्टिकल वे में जो चीज़ समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, वो नहीं है। उसके बाद में मुझे अफ्रीका में जॉब करने का ऑफर मिला। 1.5 साल तक 94 से लेकर 95 तक 1.5 साल वहाँ रहा। और कंपनी पहुँच के भी हम 8:30 से 5 बजे तक अगर ड्यूटी करते-करते काम खत्म नहीं हुआ है, तो शाम को 5 बजे बाहर आकर के 2 रुपए का भजी या वड़ा पाव खा के वापस काम पे लगते थे। रात को 11 बजे तक काम करते थे। ओके। और फिर रात को 11 बजे वहीं सो जाएँगे। सुबह उठ के वापस मुंह धोया, ब्रश किया, काम पे लग जाते, दूसरे दिन की ड्यूटी भी पूरी करते थे। उसके अंदर में क्या टैलेंट है, उस टैलेंट के हिसाब से उसको काम देने का ओके। और काम दे के फिर उससे आउटपुट लेने का। और उसमें 1 बार 2 बार 3 बार हुआ तो उसको हम एनकरेज करते थे, यार आप बहुत अच्छा करते हो। तो क्या आप अपने आप को लाइक टाइम के साथ अपडेट रखते हैं? वो हिसाब से हम अपने आप को हमेशा ही अपग्रेड रखते हैं, क्योंकि ये सब नहीं रखेंगे तो आप आउट ऑफ मार्केट हो जाओगे। क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड जो कंपटीशन चल रहा है ना, इस कंपटीशन में वही आदमी बीट कर पाएगा जो अपने आप को अपग्रेड करेगा, अपने आप को चेंज करेगा। तो ऐसी कौन सी 3 स्किल है जो हर एक इंजीनियर में होनी चाहिए? क्योंकि जब तक आप मास्टरी नहीं करोगे तब तक आप कहीं के भी नहीं रहोगे। ऐसा लगता है कि प्लास्टिक खत्म होएगा, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है ये, बट इसके बिना रह भी नहीं। जो पिछले 10 साल में हमारा एक फीलिंग आ रहा है कि जो मशीनों में काम करने वाले हार्डकोर इंजीनियर्स की शॉर्टेज है। जो भी इंजीनियर है वो जैसे इंजीनियर खत्म हो या जैसे बताया कि व्हाइट कॉलर जॉब या फिर वो आईटी में चले जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो सिस्टम पे बैठ के काम करे, ना कि फील्ड वर्क करे या हाथ से काम करे। अगर आपको करियर की ग्रोथ लेनी है तो आप आगे आगे जॉब स्विच ऑन कर सकते हैं। नमस्ते जांगिड सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की? करियर की शुरुआत तो जब भी गांव से पढ़ के 10वीं तक हम बाद में 11वीं पढ़ने के लिए दूसरे शहर में गए, तभी वहाँ पे लोगों के बहुत सारे लोगों के टच में आए। तो उसके बाद में लगा कि 11वीं के बाद क्या क्या पढ़ाई की जा सकती है। कुछ बैंक मैनेजर टच में थे, कुछ हमारे पास जूनियर इंजीनियर थे इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले, वो सब रहते थे। तो उन्होंने समझाया 11वीं के बाद में आप लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हो, इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो। तो 11वीं में हमारे अच्छे मार्क्स आए तो हमको जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हमारी इच्छा थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, पर इलेक्ट्रिकल हमको जोधपुर में मिल नहीं रहा था। तो फिर हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और जोधपुर से ही हमने डिप्लोमा किया था 87 में। ओके। और फिर हमारे कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू हुए थे तो उसमें हमको जेके टायर में फर्स्ट जॉब मिल गई थी। ओके। तो हमारे कॉलेज के हमारे बैच के 5 लड़कों को सिलेक्ट किया था, उसमें हमको जेके टायर में बैच मिल गया था। तो वो दरमियान जेके टायर में कंपनी का एक एटमॉस्फेयर, कंपनी में कैसे काम किया जाता है, वो सब चीज़ें वहाँ पे जेके टायर में बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिली थी। और वहीं से हमारा करियर पे आगे बढ़ता गया। हमने जेके टायर में क्या था, हमको 1-2 अनुभव ऐसे आए थे कि हमको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में रखा गया था कि आपको यही काम करना है, ये करना है। पर उस समय एक बालक बुद्धि और जिज्ञासा बहुत होती थी कोई भी काम करने की। तो हमेशा सोचते थे कि नहीं ये भी काम करेंगे, ये भी काम करेंगे, ये भी करेंगे, और लोगों से बातचीत करना, ये करना, सब करते थे। तो उस समय हमने जब कंपनी में ज्वाइन किए 2-3 महीने हुए थे और एक मशीन ब्रेकडाउन में थी जो हमारे डिपार्टमेंट की जवाबदारी नहीं थी, बट वो रात को बंद थी तो मैंने जाकर के रिपेयर कर दी। जब रिपेयर की तो दूसरे दिन सवेरे वो दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर ने कुछ स्ट्राइक किया और मेरी कंप्लेन गई चीफ इंजीनियर तक। तो फिर मेरे को चीफ इंजीनियर साहब ने बुलाया कि अभी आप तो ट्रेनी हो, जस्ट नए, ये सब क्यों करते हो। तो मैंने उनको समझाया कि सर देखो मैंने ब्रेकडाउन टाइम बचाया है, मशीन ब्रेकडाउन में जाती है और मेरे को ये समझ में आ रहा था, मैंने कर लिया। तो बोला नहीं आपके डिपार्टमेंट का नहीं है तो आपको नहीं करना है। बोला ठीक है सर मैं ध्यान रखूंगा, पर मेरे को ऐसी इच्छा रहती है कि मैं एक मशीन के बारे में सब कुछ जानूं। तब उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि अगर आपको ऐसी जिज्ञासा है तो फिर आप प्लास्टिक फील्ड में जाओ। ओके। तो तब से आप प्लास्टिक फील्ड में तब से फिर मैं प्लास्टिक फील्ड में आ गया। मतलब प्लास्टिक फील्ड में एक इंजीनियर रहता है वो कंप्लीट प्लास्टिक मैन बन जाता है। ओके। वो प्रोसेसिंग भी करेगा, मेंटेनेंस भी करेगा, मोल्ड का मेंटेनेंस। तो जैसे आपने बताया कि आपने 11th तक की पढ़ाई अपने गांव में की थी, 10वीं तक की गांव में की, 11th फिर जालोर से की थी। तो 10वीं तक का आपका जो बेस गांव में एक तैयार हुआ था, तो उसमें आपने क्या क्या सीखने को मिला था वहाँ पे? देखो उसमें हमने सरकारी स्कूल से की थी, प्लस गांव के उस समय के माहौल में जो हमारे अध्यापक गुरुजी रहते थे ना, वो बच्चों का इतना ध्यान रखते थे एटमोस्ट कि हम घर पे पढ़ाई नहीं करते थे। गुरुजी के घर पे रख के पढ़ते थे, स्कूल के बाद सीधे गुरुजी के घर पे चले गए। कुछ भी डाउट हो गया तो उनको पूछते थे।
और उन लोगों से इतना लगाव रहता था कि वो हमको एक एक चीज हमारे देसी भाषा में और ऐसा माइंड में फिट बैठा देते थे ओके। कि कोई डाउट नहीं रहता था। तो 10वीं में भी हम लोग जैसे साइंस मैथ्स में थे, 15 लड़के थे, तो 15 में से हम फर्स्ट 1 2 3 में आते थे। उनका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका इतना अच्छा रहता था कि कोई भी चीज समझने के बाद हमको खुद को एक प्राउड फील होता था कि हमको ये सब समझ में आ गया। तो वो बेस एक मेंटेन हो गया था कि आपको पढ़ना है तो ये चीज ऐसे ऐसे समझनी है, तभी आगे बढ़ेंगे। और वही चीज हमको 11वीं में बहुत काम आई वहाँ पे। तो उस टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था और अभी का जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें क्या डिफरेंस आ गया है? अभी के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा लगता है कि बच्चों पे लोड ज्यादा दिया जा रहा है। उनको प्रैक्टिकल वे में जो चीज समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, वो नहीं है। शोबाजी ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उनका ध्यान भटकता जा रहा है। सॉफ्ट मीडिया आ गया, ये आ गया, दूसरी चीज में सोर्सेज ज्यादा आ गए। उस समय केवल बुक रहती थी, अध्यापक रहते थे और आप खुद रहते थे। ये 3 चीजों में से ही आपको समझना है। मुझे याद है कि मैं 10वीं और 11वीं में पढ़ता था, तो हमारे सर जब क्लास में आते थे, वो सीधा आकर के बोलते थे, ओम श्लोक को 10 बार लिख दो। तो हर एक बच्चा 10 बार लिखता था। तो लिखने की जो प्रैक्टिस उस समय इतनी होती थी कि आपको लिख लिख के हर चीज याद हो जाती थी। अभी की तारीख में तो ये कंडीशन होगी कि बच्चे जब सॉफ्ट मीडिया में, कंप्यूटर में, व्हाट्सएप पे, अपना मोबाइल में पढ़ते हैं, तो उनकी लिखने की आदत ही नहीं। तो वो लिखने की आदत के कारण से अपने आप एक स्किल डेवलप हो जाती थी और लिखते लिखते अपने को याद हो जाता था। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, फिर आप बोल रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर लिखते लिखते बोल रहे हो, तो आपका रिपीटेशन बहुत होता था। तो फिर उसके बाद आपने प्लास्टिक में अपना करियर बनाया, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और आपने अभी तक कौन कौन सी कंपनी में प्लास्टिक में? जब भी हम जोधपुर पढ़े ना, तो जोधपुर रहते थे, तो एक बार हम जोधपुर में ऐसे ही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में गए हुए थे। तो हमारे कॉलेज के हमारे एक सर थे, वो सुबह मॉर्निंग वॉक में हमको मिल गए। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, भाई बॉम्बे जाओगे क्या? तो सर से पूछा, मतलब जाएंगे बॉम्बे? तो बोलता, नहीं, प्लास्टिक कंपनी में अपने कॉलेज से ही फर्स्ट बैच के गोल्ड मेडलिस्ट है, पास हुए हैं, वो बॉम्बे में है, और उन्होंने कुछ लड़कों को कॉल किया इंटरव्यू के लिए, तो आप लोग जाओगे क्या? तो हम लोग 4-5 लोग यहाँ बॉम्बे आए थे मिलने के लिए। तो जब भी बॉम्बे आए तो हम सर से मिले, तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि आप दिमाग में ये रख के आना कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है। बोलते, मैं 68 का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, चाहता तो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी बाबू बन सकता था, पर वो दिमाग में नहीं था, हमको प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है और अपने फील्ड में मास्टरी करनी है। ये दिमाग में तो यहाँ आ जाना। तो उस समय हमारे दिमाग में बैठ गया था कि ये साहब जो बोल रहे हो एकदम सही बात बोल रहे हैं। और वो बेसिक इंजीनियरिंग से एक एक चीज पकड़ पकड़ के काम करने वाले आदमी थे। तो उनका जो हमको एक आदर्श मिला ना, उस आदर्श के साथ में हम जुड़ गए थे। तो बॉम्बे में अंधेरी में एक कंपनी थी, पॉलीसेट प्लास्टिक्स लिमिटेड करके, बड़ी अच्छी कंपनी थी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाते थे। उनके साथ में हम 1990 से जुड़ गए थे। तो 90 से लेकर के 94 तक मैंने उधर पॉलीसेट में काम किया। उसके बाद में मुझे अफ्रीका में जॉब करने का ऑफर मिला, 1.5 साल तक, 94 से लेकर 95 तक 1.5 साल वहाँ रहा। फिर मैं अफ्रीका से जब वापस आ गया, तो हमारे पॉलीसेट के ही ग्रुप की एक नई कंपनी यहाँ सिलवासा में चालू हो गई थी। तो वापस जाकर के मैं हमारे पुराने सेठ लोगों से मिला कि मैं नाइजीरिया से वापस आया हूँ। तो बोला, हम सिलवासा में नई कंपनी ज्वाइन हो रही है, वहाँ जाके आपको संभालना है। तो 95 में मैंने वो कंपनी संभाली। उस कंपनी में मेरे को एक नया एक्सपोजर मिला था कि पूरा जमीन लेकर के प्लांट का सेटअप करने का, मशीन का सिलेक्शन करने का, नए मोल्ड का सिलेक्शन करने का, प्रोडक्ट सिलेक्शन, टीम तैयार करने का, टीम कैसे अपॉइंट की जाती है, हर डिपार्टमेंट में कैसे कैसे लोग भरे जाते हैं, वो सब चीज बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। और उस कंपनी में मैं 95 से लेकर 2005 तक 10 साल तक काम किया। फिर वहां से वो कंपनी जब बंद हो गई, उन्होंने पुणे वगैरह शिफ्ट कर दी, तो मैं फिर सिलवासा में रहा और खुद का कंसल्टेंसी सर्विस चालू किया था। लगभग 1.5 साल तक कंसल्टेंसी सर्विस किया। उसके बाद में मैं नीलकमल के साथ में ज्वाइन हो गया था, जो सिलवासा में बहुत बड़ा ग्रुप है, जो क्रेट्स, पैलेट्स और मल्टीपल मटेरियल हैंडलिंग्स के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो उसमें एज ए जनरल मैनेजर वर्क्स में ज्वाइन हुआ। नीलकमल रहने के बाद में फिर वापस सिलवासा में एक नया ग्रुप आ गया था, ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड। उनके साथ में भी ऐसा था कि उन्होंने जमीन ली थी और पूरा नया प्रोजेक्ट था। ऑल टाइम तो अभी टॉप 10 में चल रही है। टॉप 10 में चल रही है। तो वो प्रोजेक्ट के साथ में ज्वाइन हो गया, उनका नया प्रोजेक्ट सेटअप किया और 7 साल तक मैंने उनके साथ में काम किया। उसके बाद में मेरे को एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करने का वापस चांस मिला था कलकत्ता में।
तो कलकत्ता में पेट्रॉन ग्रुप करके बहुत बड़ा ग्रुप है जो ऑलरेडी टैंक्स वगैरह बनाते हैं, पाइप्स बनाते थे, बट उनको इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोडक्ट्स नहीं थे। ओके। तो उनके साथ में लगभग 3.5-4 साल रहा और इंजेक्शन मोल्डिंग में पैलेट से, डस्टबिन से, क्रेट से, ये सब नए प्रोजेक्ट्स डेवलप करने का अच्छा सौभाग्य मिला और उनके साथ में मैं रहा। फिर कलकत्ता कोविड पीरियड में ये सब रहने के बाद में वापस ये एरिया में आ गया था मैं और लगभग साल भर तक मैंने हैमिल्टन में काम किया, मिल्टन के जो हाउसवेयर के प्रोडक्ट्स वगैरह थे। और उसके बाद में अभी मैं सेलो ग्रुप की एक विमप्लास्ट लिमिटेड करके कंपनी है जो फर्नीचर डिवीजन कहलाता है, तो उसका दमन यूनिट में बैठता हूँ और नए प्रोजेक्ट्स वगैरह भी सेटअप करता हूँ। ओके। तो आपने लाइक जीरो बेसिक से स्टार्ट करके आज मैनेजमेंट पोस्ट पे हैं आप, तो इस पूरे पीरियड के अंदर आपने ऐसे कौन से स्किल पे फोकस किया जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे हैं? फोकस सबसे बड़ी चीज तो होती थी जवाबदारी पे, कि कोई भी जवाबदारी से पीछे नहीं हटा मैं। मुझे याद आ रहा जब मैं बॉम्बे में काम करता था तभी मैं सुबह 8:30 बजे अगर ड्यूटी पे पहुंचना है तो सुबह जल्दी उठ के खुद खाना बना के टिफिन पैक करके ट्रेन में लेके जाता था। और अंधेरी से MIDC तक जब बस जाती थी उस समय 75 पैसे लगते थे। हम बस की लाइन में इंतजार नहीं करते थे, पैदल भागते भागते कंपनी पहुंच जाते थे। ओके। और कंपनी पहुंच के भी हम 8:30 से 5 बजे तक अगर ड्यूटी करते करते काम खत्म नहीं हुआ है तो शाम को 5 बजे बाहर आकर के 2 रुपए का भजी या वड़ा पाव खा के वापस काम पे लगते थे। रात को 11 बजे तक काम करते थे। ओके। और फिर रात को 11 बजे वहीं सो जाएंगे, सुबह उठ के वापस मुंह धोया, ब्रश किया, काम पे लग जाते, दूसरे दिन की ड्यूटी भी पूरी करते थे। तो एवरेज हमारा उस समय भी ऐसा लगता था कि हफ्ते में हम 3-4 दिन 16 घंटा 20 घंटा काम करते रहते। मतलब जो जवाबदारी आ गई, जब तक काम खत्म नहीं हुआ वहां से नहीं हटने का। ओके। कोई भी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आपको जब तक प्रॉब्लम का बेस नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हटते नहीं थे, नॉन स्टॉप काम करते थे। ओके। तो वो जवाबदारी का हमारे मैनेजमेंट ने भी एक्सेप्ट किया। इसलिए ये था कि जब वापस दोबारा हम अफ्रीका जाके वापस आए तो तुरंत हमको जो जवाबदारी मिली, एक प्लांट हेड के लेवल पे जवाबदारी मिल गई। ओके। कि आपको पूरी टीम को संभालनी चाहिए। तो फिर वो हो गया कि हमारे पास में दोनों काम आ गए, टेक्निकल कम एडमिन आ गया। मैनेजमेंट का भी काम देखना है, कस्टमर का भी काम देखना है, डिस्पैच का भी काम देखना है, वो पूरी जवाबदारी आ गई। तो तब से 95 से लेकर के कंटिन्यूस में टेक्निकल के साथ साथ में एडमिन, मैनेजमेंट वो भी पूरा देखते गए। और हम जवाबदारी कहीं भी लेते थे ना, मतलब कि ये अपनी खुद की घर की कंपनी है, कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और जवाबदारी के साथ ही काम किया है। तो उसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते थे? पर्सनल लाइफ में ये था कि जब भी हम कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का पूरा सेटअप करके आ गए, परिवार के साथ में रहते थे, बच्चों को संभालने का वो सब भी काम रहता था। बट उसके अलावा ये है कि जैसे घर पे आए, खाना खाए, फिर रात को 2 घंटे चक्कर मार के आ गए, ये सब प्रॉब्लम नहीं आती थी। महीने में अगर 1-2 संडे भी मिल गए तो वो हम पूरा फैमिली को टाइम देते थे। तो उसके हिसाब से पर्सनल लाइफ मैनेज हो जाती थी। बाकी परिवार में ये था कि हमारा पूरा संयुक्त परिवार था, बड़े भाई है, माताजी पिताजी सब साथ में रहते थे। तो पारिवारिक रूप से सामाजिक जिम्मेदारियां इतनी नहीं थी शुरू में कि हमको परिवार के लिए ट्रेवल करना पड़े या टाइम देना पड़े। इसलिए ये था कि हमारा इमीडिएटली जो यहाँ पे फैमिली है, पत्नी बच्चे, उनके लिए थोड़ा टाइम दे दिया, बाकी कंपनी संभाल लिया और वो टाइम मैनेज हो जाता था। तो हमारी टीम भी इतनी अच्छी बिल्टअप रखते थे कि एक आदमी कोई जा रहा है, दूसरा आता है, तो अगर किसी की कमी नहीं खलती थी। और पूरा फैक्ट्री के अंदर में काम एक दूसरे का सपोर्ट करके पूरा काम संभाल लिया जाता था। इसलिए वो प्रॉब्लम कभी हमको फील नहीं की। तो आपने लाइक इतने साल में ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हम कहते हैं, उससे आप कैसे दूर रहे? क्योंकि काम की वजह से ना, क्या होता है ना, कहीं भी बैठ के देखो, हर एक जगह पे 2 ग्रुप होते हैं। और जो गॉसिप होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। एक होती है कि आप जाकर के बैठ के कोई भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, लोग कैसे फेस करते हैं, बाकी लोग कैसे फेस करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस प्रोडक्ट में टॉप लेवल पे कौन है, उस कंपनी में उसका प्रोडक्ट कैसे हुआ। एक ये गॉसिप होगी। दूसरी चीज होती है जिसके साथ बैठेंगे वो डिस्कस करेंगे, इस कंपनी में कुछ सुधारा होने वाला नहीं है, इसमें बोनस तो मिलता ही नहीं है, आप कितना ही मरो, इसमें हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो वो गॉसिप में आप जुड़ जाएंगे तो उनके साथ ही रहेंगे। अगर हमारे साथ कोई ये चीज बात करने आता भी था, तो हम पहले उसकी 2 बात सुन लेते थे, फिर उसको बोलते थे, अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छा है और आपके अंदर में ये चीज बहुत अच्छी है, आप करोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो सामने वाले बंदे में क्या टैलेंट है
वो टैलेंट के हिसाब से हम उसको काम देते थे। ओके, आप टॉपिक ही पूरा चेंज कर टॉपिक चेंज करते थे, उसके अंदर में क्या टैलेंट है, उस टैलेंट के हिसाब से उसको काम देने का, ओके। और काम दे के फिर उससे आउटपुट लेने का। और उसमें 1 बार 2 बार 3 बार हुआ तो उसको हम एनकरेज करते थे, अरे यार आप बहुत अच्छा करते हो। राइट। तो वो खुद ही बंदा खुद डाइवर्ट हो जाता था। दूसरा चीज था कि उनको हम ये सिखाते थे कि भाई कहीं भी कोई भी पोजीशन में काम कर रहे हो ना, आपका फोकस आपके प्रोडक्ट आउटपुट पे होना चाहिए। ओके। आप इस कंपनी में 2 साल रहो, 4 साल रहो, 5 साल रहो, बट आपने मेहनत जो की ना वो आपके साथ रहेगी। आप अपनी लाइफ में जो एग्जाम्पल रहेगा आपकी मेहनत का रहेगा। आप कहीं भी जाओगे, आपने ये नई चीज सीखी है, लोगों को एक एग्जाम्पल करके दे पाओगे। और नहीं तो लोगों को जाकर के इस कंपनी की बुराई करोगे, वो आपके साथ नहीं रहेगी, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो वो चीज में हम पॉजिटिव वे में बूस्टिंग करते थे, बच्चों को भी साथ में रहती थी, हमारी टीम को, और हम खुद उसको लेके हमेशा चले। अभी आपके साथ लाइक 200 या 300 जन की टीम है, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसमें? प्रॉब्लम में कैसे रहता है कि उसमें 5-10% लोग ऐसे रहते हैं जो छुट्टी ज्यादा मारते हैं, बिना वजह से छुट्टी मारते हैं, काम का टाइमली आउटपुट नहीं देते हैं, तो वो सब इश्यूज आते हैं उनको। तो उनको मैनेज करने का, सिखाने का, साथ में लेके चलने का, वो सब करते हैं हम। कुछ चीज रहती है कि हमारी प्लानिंग नहीं रहती है, सडन प्लान रहते हैं, तो वो सडन प्लान में हमको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल के, प्रेशर डाल के वो सब काम किया जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हर एक कंपनी के अंदर एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम के हिसाब से हम चलते हैं, तो सब लोग एंजॉय करते हैं। तो क्या आप अपने आप को लाइक टाइम के साथ अपडेट रखते हैं? जैसे अभी न्यू एआई आ रहा है, या फिर जैसे टूल, अलग अलग टूल है, एक्सेल है, पीडीएफ, उन सबको आप रखना ही पड़ता है। क्या होता था, जब भी हम कॉलेज से पढ़ के निकले थे, उस जमाने में ये था कि हमारे पास में बुक्स भी नहीं होती थी, तो हम नोट्स लेते थे किसी से, वो नोट्स के बेसिस पे ही हम पढ़ते थे। हमारे जो कॉलेज के सर होते थे वो खुद अपने अपने नोट्स बना के पढ़ाते थे, बुक्स भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती थी। उसके बाद में बुक्स आ गई, बुक्स के बाद में अभी सॉफ्ट कॉपीज आ गई, ये सब इतना जो डेवलपमेंट हुआ, तो अपने आप को टेक्निकली जो अपग्रेड किया ना हमने भी, वो नहीं करेंगे तो हम आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, बराबर ना, आउट ऑफ फील्ड हो जाएंगे। अभी जो रिक्वायरमेंट्स जो है ना, वो हिसाब से हम स्टडी भी करते हैं ऑनलाइन, नया क्या चल रहा है हमारे फील्ड में उसका स्टडी भी करते हैं। मैं ऑनलाइन एग्जाम्स भी देता रहता हूँ, कंटिन्यूस जो फील्ड में स्टडी चल रही है वो चलता हूँ, सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, शॉर्ट टर्म कोर्स करता हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट, प्लस मैं खुद ट्रेनिंग अरेंज करता हूँ अपनी टीम को, पर्टिकुलरली जो फील्ड में क्वालिटी एनवायरनमेंट के लिए रिलेटेड हो गई, प्रोडक्ट के रिलेटेड हो गई, प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड हो गई, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये सब टीम्स के साथ में हम टीम डिस्कशन करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, तो वो सब चीज अपने आप अपग्रेड होती रहती है। प्लस हम दुनिया भर के एग्जीबिशंस होते हैं, प्लास्टिक फील्ड के हो गए, ऑटोमेशंस के हो गए, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट सर्वे करते हैं, मार्केट रिव्यूज लेते हैं, कस्टमर्स के फीडबैक लेते हैं, वो हिसाब से हम अपने आप को हमेशा ही अपग्रेड रखते हैं, क्योंकि ये सब नहीं रखेंगे तो आप आउट ऑफ मार्केट हो जाओगे। राइट। हाँ, अभी जो सिचुएशन चल रही है मार्केट की, बहुत फास्ट चेंजिंग आ गया है, और स्पेशली जो हमारी पीढ़ी ने चेंजेस देखा है ना, ये बहुत फास्ट हो गया। स्पेशली आप देखेंगे कि 2010 के बाद में लेकर के 2020 तक अभी जो चेंजेस हुआ है ना, बहुत फास्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई, बहुत चेंजेस हो गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड जो कंपटीशन चल रहा है ना, इस कंपटीशन में वही आदमी बीट कर पाएगा जो अपने आप को अपग्रेड करेगा, अपने आप को चेंज करेगा। और वो चीज, सेम चीज एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन, सेम चीज एप्लीकेबल फॉर मशीन, सेम चीज अवेलेबल फॉर ऑल रिसोर्स। जो अपने आप को अपग्रेड करेगा वो टिकेगा, नहीं तो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई अपना करियर, जैसे कि आपने अपना करियर एक ही फील्ड में बनाया है, तो क्या करियर अपना एक ही फील्ड में बनाना सही रहता है, या आप अलग अलग करियर अलग अलग फील्ड में जाके टेस्ट कर रहे हो अपने आप को? मेरा मानना ऐसा है कि आप बोलते हैं ना कि जैसे भगवान का भजन भी करते हैं ना, तो आप अगर 100 भगवान की पूजा कर रहे हो तो वो नहीं, एक भगवान की, एक साधे सब सधे। ओके। हाँ, आपका एक फोकस ले लो, उसमें आपकी मास्टरी कर लो। ओके। और वो मास्टरी करने के लिए आपको 10 स्टेप चढ़ने पड़ेंगे, 10 चीजें और सीखनी पड़ेगी, और वो करके फिर आपकी एक फील्ड में मास्टरी हो जाएगी। ओके। क्योंकि जब तक आप मास्टरी नहीं करोगे तब तक आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो इसलिए हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए भी प्लास्टिक फील्ड चुना था, कि प्लास्टिक फील्ड ऐसा है कि
ऐसा लगता है कि प्लास्टिक खत्म होएगा, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है ये, बट इसके बिना रह भी नहीं सकते। हाँ। क्योंकि आज आप खुद सोचो ना हम्म। कि अपन सुबह से लेकर के शाम तक का अपना पूरा लाइफ निकलता है कि दिन में एक बार भी बिना प्लास्टिक को टच किए रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। नहीं। तो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है प्लास्टिक। हम्म। अभी ये उसमें एजुकेशन जरूरी है कि अपने को प्लास्टिक को हैंडलिंग कैसे करनी है जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए। ओके। और हमने प्लास्टिक को इसलिए चुना था कि ये फील्ड एकदम एवरग्रीन फील्ड है। उसके अंदर हमारी इच्छा के अनुसार हम सब काम कर सकते हैं। प्लास्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, सब चीज देख सकते हैं। ओके। तो हमको उसका बेनिफिट बहुत मिला। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप इसी फील्ड में बिजनेस करने वाले हैं या फिर कंटिन्यू जॉब करके रिटायर होने वाले? नहीं, अभी देखो हमारा अभी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच गए। हम चाहते हैं कि आने वाली जो हार्डकोर इंजीनियर्स जो है, जो पिछले 10 साल में हमारा एक फीलिंग आ रहा है कि जो मशीनों में काम करने वाले हार्डकोर इंजीनियर्स की शॉर्टेज हो गई। ओके। अभी इंजीनियर्स सब जो एक एमबीए करके मार्केटिंग सेल्स साइड व्हाइट कॉलर जॉब में जा रहे हैं, वो इंजीनियर्स नहीं मिल रहे। हम ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं जिनको ट्रेनिंग दे और वो हार्डकोर इंजीनियर्स शॉप फ्लोर पे काम करें। ओके। सो अभी भी हमारा यही प्लानिंग चल रहा है कि हम नीचे आने वाली टीम को, बच्चों को वो तैयार जो तुरंत कॉलेज से निकले, इंस्टीट्यूशन से निकले, उनके हाथ में जॉब हो। हाँ। तो ये हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि टीम ऐसी तैयार करे कि बच्चे लोगों को जॉब बढ़िया मिले। ओके। हाँ, सो जो भी अनुभव आया, जो भी एक्सपीरियंस लिया, हम उनको सिखाएंगे, टीम तैयार करेंगे। बराबर। क्योंकि आज जितने भी इंजीनियर है वो जैसे इंजीनियर खत्म हो या जैसे बताया कि व्हाइट कॉलर जॉब या फिर वो आईटी में चले जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो सिस्टम पे बैठ के काम करे, ना कि फील्ड वर्क करे या हाथ से काम करे। राइट राइट राइट। तो वो चीज एक हो गई है, इसलिए अभी मशीनों में काम करने वाले हमारे पास इंजीनियर्स नहीं रहते। तो वो टीम तैयार करेंगे हम, उसको हमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग देने का, आईटीआई किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, डिग्री किए हुए, उनको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे काम कर सकते हैं, वो चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो अभी इंजीनियर पढ़ रहे हैं, अभी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कोई जॉब करना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? देखो, कॉलेज में ऑलरेडी कॉलेज वाले भी उनको इंटर्नशिप का फैसिलिटी देते हैं। और अभी अपने मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने भी बहुत अच्छा इंटर्नशिप के लिए एक सपोर्ट चालू किया है। स्किल इंडिया का भी ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। ओके। तो हर एक जो आदमी इंजीनियर है ना, उसको यही सोचना चाहिए कि मेरे को अपने कॉलेज की लाइफ का 25% टाइम प्रैक्टिकल काम करने में निकालना है। ओके। तो उनको जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडस्ट्रियल में, फील्ड लाइन में जाकर के प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। देता है, बहुत सारे लोगों को ये सब अपॉर्चुनिटीज देता है। कॉलेज से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके उसमें जाते हैं। तो हम भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के टच में रहते हैं। वहाँ से कॉलेज से फाइनल ईयर के लड़के हैं, लास्ट सेमेस्टर के लड़के, उनको हम कैंपस ट्रेनिंग के लिए लाते हैं। उनको ये सब सिखाते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग रिटेन रहते हैं हमारे पास में। तो एक टीम तैयार हो जाएगी हमारी और उनको भी ये लगेगा कि हमने सीखा है, तो उनके हाथ में एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहता है। नहीं तो कॉलेज से तुरंत फ्रेश निकल के जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, भाई अब एक्सपीरियंस लेके आओ। अभी एक्सपीरियंस फ्रेश वाला बच्चा कहाँ से लाएगा? तो ये जो कैंपस के थ्रू, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट, उसके थ्रू आएगा तो उनको बहुत अच्छा एक फ्यूचर मिल जाएगा। तो ऐसी कौन सी 3 स्किल है जो हर एक इंजीनियर में होनी चाहिए? हर एक इंजीनियर में देखो, सबसे पहला चीज तो है कि अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना एकदम परफेक्ट कर रहा हूँ। और अपना फील्ड का उसको डीपली नॉलेज, उसके अंदर जो भी घुसूंगा एकदम डीपली, क्योंकि वो किसी के बहकावे में आके काम नहीं किया। आज एक इंजीनियर होता है, उसके कारण से बहुत लोगों की लाइफ सेव हो जाती है। क्योंकि एक इंजीनियर ने गलती कर दी तो उसके कारण कितने लोगों की लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगी। तो वो चीज अपने ऊपर, खुद के ऊपर में एक स्किल रहे, खुद के ऊपर जो भी काम करे वो डेडिकेशन से काम करे। और उसके अंदर में एक ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरे कारण से लोगों की लाइफ सेविंग होगी, मैं पीपल सर्विंग करूंगा। आज मेरे कारण से ये लोगों की लाइफ सेव होगी, डेफिनेटली मैं नेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो एक होना चाहिए उसके अंदर डेडिकेशन काम के अंदर में। ओके। और जो अभी जॉब कर रहे हैं उनको लाइक किस तरह से काम करना चाहिए कि ताकि वो जो वर्क इन्वायरमेंट है या पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स, तो उससे दूर रह सकते हैं? उसमें एक ही है, देखो आप अपना काम परफेक्ट करो, फिर उसके बाद में अपने से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को अपन क्या सपोर्ट कर सकते हैं कि उसका काम परफेक्ट हो। वो चीज का ध्यान रखना है।
आपका इनपुट डिपार्टमेंट आपको क्या सपोर्ट चाहिए, उनसे सपोर्ट की डिमांड कीजिए, ये सर ये मेरे को करके दीजिए, अगले डिपार्टमेंट को दीजिए, अपना काम परफेक्ट कीजिए। और अपना काम परफेक्ट मतलब हमेशा 110% करने का, प्लस ही करने का। कभी भी ये नहीं करने का कि उसके कारण से मेरी गलती हो, नहीं। हाँ। मैं हमेशा प्लस करूंगा। और आदमी के दिमाग में हमेशा थिंकिंग होनी चाहिए ना, ऑलवेज यू नॉट दे। उन्होंने गलती की इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा परफेक्ट कर रहा हूँ। वो लोग 80% कर रहे हैं तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं उनको सिखाऊंगा कि आप इसको और प्लस करो। हाँ, आप एक्स्ट्रा एफर्ट ले लीजिए ताकि उनको भी सपोर्ट मिले, वो लोग आपसे एनकरेज होकर के खुद करने लग जाएंगे। ये टीम के अंदर में बात होनी चाहिए। आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे वो करेंगे तो अपने खुद के दिमाग में बैठ जाएगी और ये एक आपके सिस्टम में बैठ जाएगा। फिर भले आप कंपनी में हो या रास्ते में हो या घर पे हो, जो सिस्टम से सेफ्टी से काम करेंगे वो आपका लाइफ में बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो एक कैंडिडेट को कंटिन्यू एक ही कंपनी में जॉब करना चाहिए या स्विच करते रहना चाहिए? देखो ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का सिस्टम आपको लग रहा है कि मैंने 3 साल 5 साल में सीख लिया है, अभी उसमें ये लग रहा है कि नहीं आपकी करियर की ग्रोथ नहीं है और आपने अपनी स्किल डेवलप की है स्टडी करके, और आपको ये सेम लाइन में नया ग्रोथ के लिए दूसरी कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको करियर की ग्रोथ लेनी है तो आप आगे आगे जॉब स्विच ऑन कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पॉडकास्ट को सबके साथ शेयर कीजिए और ये हर एक इंजीनियर तक जाना चाहिए ताकि वो अपना एक अलग करियर बना सकते हैं। और इसके साथ कमेंट करके मेरे को ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको ऐसे और वीडियो मिलेंगे और मैं ऐसे ही वीडियो आप तक के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए हरिओम।